Good evening everyone, this is Millie Goyal and we are back with a new topic, that is the structure of atom. So we are going to discuss the structure of atom today. In this chapter we are going to discuss about the different models of atom. कहाँ से शुरू हुआ था, किस किसने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, कौन कौन सी डिस्कवरी हुई थी, एटम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड आपको बेटा डायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में मिलेंगे, अंडरस्टूड, ठीक है। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द पीटेट एग्जाम। उसके लिए इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, जो एज इट इज़ भी पूछे जा सकते हैं या फिर उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आता है, ये टॉपिक समझ में आता है, देन यू विल बी एबल टू आंसर सो मेनी क्वेश्चंस इन द एग्जाम, अंडरस्टूड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले जो मॉडल जो दिया गया था दैट वाज द जे थॉमसन्स मॉडल। पहला मॉडल दैट इज गिवन बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने पहला मॉडल दिया था। इस मॉडल को जे थॉमसन मॉडल तो बोलते ही हैं। सेकेंडली इसको बोलते हैं बेटा पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग भी बोल देते हैं या सिंपली पुडिंग मॉडल भी बोलते थे, या फिर एक दूसरा नाम है इसका वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल। तो ये जो तीन नाम हैं वो एक ही मॉडल ऑफ एटम को दिए गए हैं। सबसे पहला मॉडल था, तो इसमें वाटरमेलन मॉडल क्यों दे दिया इसका नाम, क्योंकि इट लुक्स लाइक अ वाटरमेलन। जो एटम था अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन वो वाटरमेलन की तरह दिखता है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो वाटरमेलन तरबूज होता है उसमें जितना भी रेड पोर्शन जो हम लोग खाते हैं दैट इज मेड अप ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, और जो सीड्स होते हैं ब्लैक और ब्राउन कलर के दैट इज ऑफ द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास एक वाटरमेलन है तो इसमें जो रेड कलर पोर्शन है बेटा वो क्या है पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है या पार्टिकल्स हैं, और ये जो सीड्स हैं दे आर एम्बेडेड इन द फॉर्म ऑफ द नेगेटिव चार्ज। तो जे थॉमसन ने यही बताया कि जो एटम है वो एज अ होल न्यूट्रल होता है। बस उसके मॉडल में जो सबसे काम की चीज़ थी वो यही थी कि जो मॉडल है एटम का या जो एटम इन एक्चुअल होता है वो एज अ होल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज पड़ा है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी पड़ा है। सो एज अ होल एटम इज अ न्यूट्रल स्पीशी। एटम जो है वो एक न्यूट्रल स्पीशी है, ठीक है। इसके अलावा उसने जो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, जो ये मॉडल प्रोवाइड किया, इसमें कुछ काम का नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये जो था इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से पड़े हैं और जो प्रोटॉन्स हैं वो इस तरह से पड़े हैं, तो ये उसमें कोई काम की चीज़ नहीं थी, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटा जे थॉमसन के बाद आता है रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड जो था वो जे थॉमसन का स्टूडेंट था, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने 1901 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है वो देखेंगे। रदरफोर्ड ने बेटा एक गोल्ड फॉयल लिया था, थिन गोल्ड फॉयल, जिसके ऊपर उसने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कराई थी, ठीक है। तो ये गोल्ड फॉयल है, थिन गोल्ड फॉयल, बहुत पतली लेयर थी गोल्ड की, और इसके ऊपर उसने जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग थी यानी कि इसकी एक स्क्रीन बना दी थी लाइक दिस। ये जो कोटिंग थी वो जिंक सल्फाइड की थी, अंडरस्टूड, ठीक है। इधर उसने कोई एक सोर्स रखा जो कि एलिमेंट था जिसमें से रेडिएशंस निकलती थी। तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ, जब ये एक्सपेरिमेंट कराया गया तो तीन तरह की ऑब्जर्वेशन सामने आई थी। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जब यहाँ से पास हुए तो वो स्ट्रेट चले गए। यहाँ पे एक एटम रख दिया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट चले गए लाइक दिस, मतलब कि
यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सिंटिलेशन है वो प्रोड्यूस हुआ। सिंटिलेशन का मतलब होता है चमक, ठीक है। जो शाइन थी, जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है इसके ऊपर सिंटिलेशन प्रोड्यूस होता है। सिंटिलेशन वर्ड का मतलब होता है चमक आना या शाइन करना, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट पोर्शन उसके सामने आ रहा था वो सबसे ज़्यादा सिंटिलेट कर रहा था। उसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, जो इस सोर्स में से पार्टिकल इसके बीच में निकल रहे हैं किसी भी एलिमेंट के बीच में से, तो वो सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, लाइक दिस, ठीक है। बहुत कम पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए इन दिस फॉर्म। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिंटिलेशन था। एंड 20,000 में से कोई एक रेडिएशन ऐसा था बेटा जो कि रिट्रेस कर गया अपने पाथ को, रिट्रेस या रिबाउंड, ठीक है। रिट्रेस का मतलब होता है कि यहाँ आता आता वो वापस चला गया, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से वो वापस चला गया, ठीक है। इसको रिबाउंड भी बोल सकते हो, रिट्रेस इट्स पाथ भी बोल सकते हो। तो 20,000 में से कोई एक रेडिएशन ऐसा था जो अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा था। तो इसमें 3 तरह की ऑब्जर्वेशंस थी। पहली कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रेट जा रहे हैं। दूसरी, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो छोटे एंगल्स पे या स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि टिल्ट हो रहे हैं, ठीक है, मुड़ जा रहे हैं। और 20,000 में से कोई एक रेडिएशन ऐसा था जो अपना पाथ जो है वो रिट्रेस कर रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग ये 3 ऑब्जर्वेशंस जो थी वो उसे मिली। अब यहाँ से हमने कंक्लूड क्या किया कि एक मॉडल ऑफ एटम में या फिर एक एटम में बेटा जी 3 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बेस पे उसने एटम को डिफाइन किया रदरफोर्ड ने। अगर पार्टिकल सारे के सारे कोई भी, मान लीजिए हम लोग एक रास्ते पे जा रहे हैं, हमारे पास बाइक है, स्कूटर है, स्कूटी है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। हम लोग एक रास्ते पे जा रहे हैं। अगर हमारे रास्ते में कोई रश नहीं मिल रहा है, कोई रोड टूटी हुई नहीं मिल रही है, देन वी विल गो स्ट्रेट, है ना। हमें हमारा जो पाथ है वो चेंज नहीं करना पड़ेगा, वी विल गो स्ट्रेट ऑन द पाथ, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर कोई चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके रास्ते में किसी भी तरह का कोई हिंड्रेंस नहीं आ रहा है, किसी भी तरह की कोई भी जो अड़चन है, कोई रुकावट है वो नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अगर सीधे जा रहे हैं बेटा, तो उनके रास्ते में किसी भी किस्म की कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि एक एटम में बहुत सारी स्पेस जो होती है वो खाली होती है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एनी एटम इज एम्प्टी। अंडरस्टूड, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन वॉज कि अगर कोई चीज छोटे एंगल पे मूव कर रही है, मान लीजिए हम लोग उसी रास्ते पे जा रहे हैं और उस रास्ते में थोड़ा सा हमें रोड ब्लॉकेज मिल गया, या थोड़ा सा रोड का क्रैक मिल गया, टूटा हुआ मिल गया, या किसी भी सीवेज का ढक्कन जो है वो खुला हुआ मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सीधे जाते जाते थोड़ा सा टिल्ट होके ऐसे निकल जाएंगे। अंडरस्टूड। तो वी विल चेंज अ बिट ऑफ द एंगल, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा एंगल चेंज करेंगे और फिर निकल जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर कोई रेडिएशन स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही है, दैट मीन्स कि उसके रास्ते में कोई छोटी हिंड्रेंस आ रही है, ठीक है, जिसको वो साइड से क्रॉस करके निकल जाएगा। गॉट इट। तो सेकेंड कंक्लूजन वॉज, दूसरा कंक्लूजन क्या था कि इसके रास्ते में कोई छोटी हिंड्रेंस आ रही है, जो क्या, जिसको किसका नाम दिया गया, जो हिंड्रेंस बाद में देखी गई वो क्या थी, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कहीं कहीं पे प्रेजेंट था इन एन एटम, ठीक है, स्मॉल हिंड्रेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ द थर्ड ऑब्जर्वेशन कि कुछ पार्टिकल, बहुत एक आधा पार्टिकल जो है वो अपने पाथ को क्या कर गया, रिट्रेस कर गया। अब रिट्रेस क्या होगा, मान लीजिए हम जिस रास्ते पे जा रहे थे, आगे गली बंद है जिसको हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं, रोड बंद है, देन वी हैव टू कम बैक, हमें उसी रास्ते से वापस आना पड़ेगा, है ना, यू टर्न लेके। तो सेम चीज यहीं पे हो रही है कि अगर कोई चीज अपना पाथ रिट्रेस कर रही है, दैट मीन्स उसके रास्ते में एक ऐसा हिंड्रेंस आ गया है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता है, एंड दैट हिंड्रेंस इज द
सॉलिड पोर्शन विच इज फर्दर लेटर ऑन नोन एज न्यूक्लियस। उसको किसका नाम दिया गया? न्यूक्लियस का, कि न्यूक्लियस में अगर कोई चीज स्ट्राइक करेगी तो वो वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब 3 ऑब्जर्वेशन से जो 3 कंक्लूजन निकले वो ये थे कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ठीक है, बहुत ज्यादातर जो स्पेस है वो खाली है। दूसरा क्या था कि कुछ छोटी छोटी हिंड्रेंसेस जो हैं वो एक एटम में प्रेजेंट होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी बेटा कि अगर कोई चीज अपना पाथ रिट्रेस कर रही है तो उसमें बहुत छोटा पोर्शन एक ऐसा है जो कि सॉलिड पोर्शन है। ठीक है, सॉलिड पोर्शन का मतलब इसका प्रॉपर मास है, दैट मीन्स कि दैट इज द सॉलिड हिंड्रेंस, जिसकी वजह से उसमें पार्टिकल स्ट्राइक होके वापस चला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद रदरफोर्ड ने इन 3 ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन के बेस पे बेटा एटम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, द फर्स्ट पोर्शन इज नोन एज द न्यूक्लियस एंड द सेकेंड पोर्शन इज नोन एज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सो these were the 2 portions, ये 2 portions थे एक एटम में अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एटम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट वन इज नोन एज द न्यूक्लियस एंड सेकेंड वन इज नोन एज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब न्यूक्लियस वो सॉलिड स्पेस है जिसमें ये अगर कोई चीज स्ट्राइक करती है तो वापस चली जाती है। सो दैट मीन्स कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है किसी भी एटम के। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जो है वो बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये रदरफोर्ड की 2 कंक्लूजन्स थी जो उसने डिस्कवर की। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बीच में उसने बोला कि प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से उनका मास होता है। न्यूक्लियस एक ऐसा सॉलिड पोर्शन है जिसमें पूरे एटम का 90% मास जो है वो एम्बेडेड होता है। ठीक है, 90% मास इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड ने बताया। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट आ गया रदरफोर्ड के बाद डिस्कवरी जो थी वो किस चीज की हुई? दैट वाज ऑफ द न्यूट्रॉन्स। इसके बाद न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, किसने की? चैडविक ने। ठीक है, इसका रीजन क्या था कि जो टोटल मास था एक एटम का और जो टोटल मास था प्रोटॉन्स का बेटा, उनमें कुछ डिफरेंसेस आ रहे थे। हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो मास ऑफ एटम है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन प्रोटॉन अकेले का मास जो है वो एटम के मास के बराबर नहीं आ रहा था। देयर मस्ट बी सम अदर स्पीशीज ऑल्सो। ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो यहाँ से जब चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि प्रोटॉन्स के साथ कुछ न्यूट्रल एटम प्रेजेंट है, न्यूट्रल स्पीशीज प्रेजेंट है, न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जिनको किसका नाम दिया गया? न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। इसको न्यूट्रॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता है, बस सिर्फ मास होता है। ठीक है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में इक्वल नंबर प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो एटम है वो एज अ होल न्यूट्रल रहे एज पर द जे थॉमसन। जे थॉमसन ने भी यही चीज बोली थी कि एटम जो है वो एज अ होल न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला बेटा कि जो एटम है इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स एंड एक न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दीज 3 आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। गॉट इट एवरीवन? तो ये था हमारे पास रदरफोर्ड का एटम, जिसमें उसका लिमिटेशन ये था सबसे बड़ा कि अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए कोई चीज़ एक दूसरे के अराउंड घूम रही है, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली लूज करेगा। तो उस एनर्जी का अगर लॉस हो रहा है बेटा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी लूज कर करके अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाएगा एंड एटम विल कोलैप्स। ठीक है, तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में जाके गिरेगा। अगर वो जाके गिर गया तो एटम तो क्रैश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा।
लेकिन हम लोग साथ के साथ ये पढ़ते हैं या ये डिस्कवरीज हुई हैं कि एटम इज अ वेरी स्टेबल स्पीशी, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल स्पीशी है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस वाज रदरफोर्ड्स लिमिटेशन, कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आपको पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो बिगेस्ट जो ड्रॉबैक था वो ये था कि उसने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है, विच इज लेटर ऑन डिस्कवर्ड या फिर मॉडिफाइड या फिर एक्सप्लेन्ड बाय द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो बोहर का मॉडल ऑफ एटम जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल टिल डेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके बेसिस पे हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स का पता चल चुका है। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ अगला जो है बेटा दैट इज बोहर्स मॉडल। बोहर ने क्या बोला था? बोहर ने एक जो ऑब्जर्वेशन थी, एक जो पोस्टुलेट था, वो रदरफोर्ड से उठाया। रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। दैट इज कंप्लीटली राइट, वो बिल्कुल सही बात थी कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, ठीक है। लेकिन बोहर ने इसमें ऐड किया टू करेक्ट द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। वो क्या था कि यहाँ पे बेटा अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो दैट मस्ट बी रिवॉल्विंग इन द फिक्स्ड पाथ। कोई भी चीज अगर रिवॉल्व करेगी एक फिक्स्ड पाथ में, फिक्स्ड पाथ मतलब एक ही जगह पर अगर घूमेगी तो उसकी एनर्जी ना तो गेन हो सकती है ना ही लूज हो सकती है बाय इटसेल्फ। कोई भी पार्टिकल, मान लीजिए हम लोग ऐसे घूमते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कहीं पे घूमने लग गए तो अल्टीमेटली घूमते 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 हमें चक्कर आता है और हम गिर जाते हैं। दैट चक्कर आना इज द लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो लूज हो जाती है जब हम घूमते हैं, अल्टीमेटली वी फेल डाउन, ठीक है, हम गिर जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज एक फिक्स्ड पाथ में या फिर स्टेशनरी पाथ में घूमेगी तो ना तो कोई पार्टिकल अपनी एनर्जी गेन कर सकता है ना ही लूज कर सकता है अपने आप, ठीक है, किसी को कराना पड़ेगा। दैट मीन्स बोहर ने ऐड ऑन किया बेटा कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो दे रिवॉल्व इन द फिक्स्ड पाथ और फिक्स्ड ऑर्बिट। ये जो पर्टिकुलर सर्कल्स मैंने बनाए हैं, दीज आर कॉल्ड द ऑर्बिट्स। इसको ऑर्बिट बोलते हैं या फिर शेल बोलते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये जो है दैट इज द शेल। तो अकॉर्डिंग टू बोहर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसको के शेल, एल शेल एंड एम शेल एंड सो ऑन इस तरह से भी डिनोट करते हैं, या फिर इसको n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन। अनलिमिटेड होते हैं, इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये बोहर का मॉडल ऑफ एटम था जो कि मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल है। गॉट इट एवरीवन? अब हम लोग एटम में यूज होने वाले अलग अलग टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 मॉडल्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हम बात करेंगे बेटा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, उसकी डिस्कवरी किसने की। ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 99% हर साल पेपर में पूछे जाते हैं इन एनी फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहां पे डिस्कवरी, उसके बाद आएगा चार्ज, उसके बाद आएगा मास। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बेटा जे थॉमसन ने। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत बच्चे गलत करते हैं। आपको ऑप्शन जो है वो पेपर में रदरफोर्ड भी मिलेगा, विलियम क्रूक्स भी मिलेगा, लेकिन जो आंसर है दैट इज द जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करा दिया था जब उसने अपना मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी जो है वो जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है बेटा दैट इज डन बाय गोल्डस्टीन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है दैट इज डन बाय चैडविक। अंडरस्टूड?
नेक्स्ट आ गया चार्ज। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, बस सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तभी जो एटम है वो एज अ होल न्यूट्रल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल स्पीशीज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट आ गया बेटा मास। प्रो इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी अगला जो है प्रोटॉन है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। इसका जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट का फर्क है। यहाँ पे 1.672 है, वहाँ पे 1.675 है इंटू 10⁻27। रेस्ट ऑफ द डिजिट्स आर सेम, रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज सेम। अंडरस्टूड? सो ये जो हम लोगों ने कॉलम बनाया है बेटा, ये टेबल जो बनाया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। ठीक है, फॉर द पीटेट एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ इसमें। डिस्कवरी, चार्ज एंड मास, ये पेपर में 99% हर साल पूछे जाते हैं और हो सकता है होपफुली इस साल भी आए। ठीक है, सो इसको छोड़ना नहीं है, इसको बाय मिस्टेक भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आ गया बेटा जी, इसमें हम लोग एक और चीज़ को इंट्रोड्यूस कराएंगे। कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहली टर्म है बेटा आइसोटोप्स, दूसरी है आइसोबार्स, तीसरी है आइसोटोन्स। ठीक है, ये तीन जो टर्म्स हैं यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आइसोटोप क्या चीज़ होती है? मैंने आप लोगों को इन द लास्ट टू लास्ट लेक्चर, आप लोग जिसने नहीं देखा है यू कैन गो इन द प्रीवियस लेक्चर्स एंड सी द वीडियो, जिसमें मैंने एटॉमिक नंबर और मास नंबर का डेफिनेशन कराया था। ठीक है, तो आइसोटोप क्या चीज़ होती है? अगर किसी ने नहीं देखा है तो वील रिपीट इट हेयर ऑल्सो। एटॉमिक नंबर जो होता है बेटा जी, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z एंड इट इज द, इसका डेफिनेशन क्या था? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज नोन एज द एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सॉरी इन एनी एटम। ठीक है, किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है वो क्या बताते हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। ठीक है, पहले 10 एलिमेंट्स हम लोगों ने याद भी किए थे इन द लास्ट लेक्चर, यू कैन सी। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं देखा है आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। आइसोटोप्स क्या चीज़, चलो मास नंबर भी यहीं पे करते हैं। मास नंबर क्या चीज़ होती है बेटा? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जितने भी होते हैं किसी भी एटम में, दैट इज गिवन एज मास नंबर, उसको मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप क्या चीज होती है? आइसोटोप उन स्पीशीज को बोलते हैं विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, जिन स्पीशीज का एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड द आइसोटोप्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो पेपर में आ भी सकता है, हाइड्रोजन 1 ये नीचे जो लिखते हैं बेटा, इसको ये रिप्रेजेंटेशन होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, जनरल रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ। यहाँ पे होता है Z और यहाँ पे होता है A, दैट मीन्स ये क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये होता है मास नंबर और ये होता है एटॉमिक नंबर।
जब भी कोई एलिमेंट लिखा देखोगे तो वो इसी फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन इज द एलिमेंट, 1 इज द एटॉमिक नंबर, 1 इज द मास नंबर, 1 2 एंड 1 3, ठीक है। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या है 1 तीनों का, बट मास नंबर इसका 1, इसका 2, इसका 3, ठीक है। और H11 को क्या बोलते हैं, प्रोटियम, प्रोटियम। H12 को बोलते हैं ड्यूटीरियम, H13 को बोलते हैं ट्रीटियम, ठीक है। तो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अंडरस्टूड बेटा। सिमिलरली बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, दीज 3 आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर इज 8, मास नंबर इज 16, 8 17, ठीक है। तो ये भी एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली क्लोरीन के भी हैं, ब्रोमीन के भी हैं, सो मेनी आइसोटोप्स आर देयर। तो आप लोगों को अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द आंसर। अंडरस्टूड, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द आइसोटोप, द स्पीशीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड द आइसोटोप, ठीक है। आइसोबार्स क्या चीज होती है बेटा, आइसोबार विच द स्पीशीज विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, पहले वाले से उल्टा हो गया है, ठीक है। आइसोबार्स क्या चीज होती है, सेम मास नंबर यानी कि सेम ए एंड डिफरेंट क्या हो, जेड, एटॉमिक नंबर मस्ट बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास पोटेशियम आर्गन एंड कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर इज 18, मास नंबर इज 40, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20 एंड मास नंबर इज 40, अंडरस्टूड, ठीक है। तो दीज 2 आर द पेयर ऑफ आइसोबार्स, इनको आइसोबार्स बोलते हैं। गॉट इट एवरीवन। नेक्स्ट आता है बेटा आइसोटोन्स। अगला जो है आइसोटोन का मतलब, जब भी आपको कहीं पे भी आइसो वर्ड लिखा हुआ मिलेगा ना, वेयर एवर यू फाइंड द वर्ड आइसो इट मीन्स सेम, कुछ ना कुछ चीज जो है उसमें सेम होगी, ठीक है। तो आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम। आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है बेटा, वो स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड द आइसोटोन्स, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे है सोडियम 1123 एंड मैग्नीशियम 1224, ठीक है। ये सोडियम का एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, ये सोडियम का मास नंबर, ये मैग्नीशियम का मास नंबर। नाउ हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, हमने सीखा भी था इन द लास्ट वीडियो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स is always is equals to A minus Z. Mass number minus atomic number will always give you the number of neutrons. ठीक है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 23 माइनस 11 विल बी इक्वल्स टू 12, 24 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12, ठीक है। दैट मीन्स दीज स्पीशीज या दिस पेयर ऑफ द एलिमेंट्स इज नोन एज आइसोटोन्स। इनको क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। अंडरस्टूड बेटा जी। सो दिस इज सम इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने वो किए हैं। इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस है जिनके बेस पे आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। जो बच्चे नॉन केमिस्ट्री के हैं या जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है कभी भी आज तक, ठीक है, तो वो पहले इस चैप्टर को करने के लिए पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को बेटा याद करो और उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ओनली देन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जाम, तभी आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज योर होमवर्क जो कि आप अपने आप कर सकते हैं। टिल देन मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। विद द न्यू टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।